नमस्कार साथियों। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा प्लस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपके लिए जीके की निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवा रहा है, जो आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगी और आपके जो भी आगामी भर्तियां हैं उनमें जो भी राजस्थान के जीके से संबंधित सवाल आते हैं उनसे संबंधित अपन पाठ्यक्रम को लेकर चलेंगे। बिना विलंब किए हुए अपन कक्षा शुरू करते हैं राजस्थान के भूगोल की। देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें तो राजस्थान के भूगोल की शुरुआत होती है राजस्थान के सामान्य परिचय से। उसमें भी राजस्थान के नामकरण से संबंधित यानी कि विभिन्न कालों में और ग्रंथों में राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक राजस्थान पहुंचने में कितना इसको समय लगा है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें तो सबसे प्राचीन जो काल था वो था आपके सिंधु घाटी सभ्यता का काल। उसमें राजस्थान के लिए किसी प्रकार के लिखित शब्द के प्रमाण नहीं मिलते, यानी कि उस काल की लिपि को या सभ्यता की लिपि को न तो समझा जा सकता है और न ही पढ़ा जा सकता है। वो आपके भाव चित्रात्मक लिपि थी। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जो बाद की सभ्यताएं आई और बाद के काल आए, उनमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए विभिन्न विभिन्न कालों में विभिन्न विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जिस सभ्यता का उदय हुआ वो थी आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता में दोस्तों यदि अपन बात करें तो साहित्य लिखे गए थे वो थे आपके वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्यों में दोस्तों यदि अपन बात करें तो आपके राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि यदि अपन बात करें इन वैदिक साहित्यों में भी दोस्तों जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपके ऋग्वेद माना जाता है। इस ऋग्वेद में दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए आर्यव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अपन बात करें भारत, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत के लिए ऋग्वेद में या वैदिक ग्रंथों में आर्यव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है भौगोलिक क्षेत्र के लिए। इसके बाद में दोस्तों वैदिक साहित्यों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों राजस्थान के लिए धानवन शब्द का प्रयोग किया गया है। धानवन का मतलब होता है मरुस्थल। तो राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए धानवन शब्द का प्रयोग किया गया है। वो भी दोस्तों कौन से ग्रंथों में? ब्राह्मण ग्रंथों में। फिर देखो दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आपके रामायण काल आता है। रामायण की रचना दोस्तों आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी। और महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपके रियासतों के कालों का समय आता है और भारत व राजस्थान में विभिन्न प्रकार के राजा और राजवंशों का उदय हुआ। उनमें भी विभिन्न कालों में राजस्थान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें तो आपके राजस्थानादित्य, दोस्तों इस शब्द का प्रयोग आपके सिरोही जिले में स्थित बरसंतगढ़ में खीमल माता के मंदिर में अभिलेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यदि अपन बात करें, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहीं किया हुआ है। इस शब्द का प्रयोग दोस्तों इस क्षेत्र में जो राज्यपाल या गवर्नर, जिसे अपन सामंत कहते थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये जो आपके कीमल माता का अभिलेख है, ये अभिलेख दोस्तों 625 ईस्वी का माना जाता है। देखो दोस्तों, इस क्षेत्र में आपके चावड़ा राजपूतों का शासन था, जिसके शासक थे आपके वर्मलात के समय का ये अभिलेख माना जाता है, कीमल माता का अभिलेख, जिसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु वो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए न किया जाकर यहाँ पर जो राजा के सामंत शासन संभालते थे उनके लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ गवर्नर या राज्यपाल होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों अंग्रेजों का समय आया। अंग्रेजों ने दोस्तों सबसे पहले आपके जॉर्ज थॉमस, इस जॉर्ज थॉमस को दोस्तों झांझ फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है। इसने दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में दोस्तों इसने मौखिक रूप से राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए मौखिक रूप से, न कि लिखित रूप से, मौखिक रूप से किया था। परंतु दोस्तों यदि अपन बात करें
तो इसका लिखित प्रमाण दोस्तों इसका मित्र था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी 1805 ईस्वी में, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में दोस्तों लिखित रूप में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, परंतु लिखित रूप में दोस्तों इसका मित्र था जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों 1805 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें लिखित रूप में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो दोस्तों बात आती है इस पुस्तक के संपादन की, तो ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आगे। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। देखो दोस्तों इस पुस्तक की यदि अपन बात करें तो इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। दोस्तों भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलेजली, इनके द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जॉर्ज थॉमस है ये आयरलैंड का निवासी था, और ये दौलत राव सिंधिया जो मराठा शासक था उसकी सेना में दोस्तों ये आपके अंग्रेजी कमांडर था। और इसकी दोस्तों जो मृत्यु है वो मृत्यु ध्यान रखना दोस्तों आपके बीकानेर में हुई है। बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों एक और अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एलपी टेसीटोरी। इस एलपी टेसीटोरी को भी दोस्तों मृत्यु बीकानेर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में अलग से जानकारी थी। ध्यान रखना आपके जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। इसके बाद में देखो दोस्तों राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करने वाले जो अंग्रेज व्यक्ति थे वो थे आपके कर्नल जेम्स टोड। इनके दोस्तों यदि अपन बात करें उपनाम, तो ध्यान रखना दोस्तों इनको राजस्थान के इतिहास का पिता व घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो दोस्तों यदि अपन बात करें इनके जीवन परिचय से संबंधित, तो देखो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो आपके स्कॉटलैंड के इस्लिंगटन शहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1799 ईस्वी में ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में ये भारत में आए थे। और राजस्थान में दोस्तों जो इनका प्रवेश होता है वो आपके मेवाड़ रियासत के मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका राजस्थान में प्रवेश हुआ था। फिर दोस्तों वहाँ के एक जैन संत थे जिनका नाम था यति ज्ञानचंद्र जैन। इन्होंने दोस्तों इनको अपना भारतीय गुरु बनाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ भी है कि कर्नल जेम्स टोड के भारतीय गुरु कौन थे। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के भारतीय गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र जैन, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निवासी माने जाते थे। अब देखो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 2 पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी थी इसके बारे में जानकारी अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी पुस्तकों के बारे में। देखो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की जो पहली पुस्तक थी वो थी एनल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या फिर इसके द्वारा सबसे लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। अब देखो दोस्तों इस पुस्तक की यदि अपन बात करें तो इस पुस्तक का प्रारंभिक नाम कर्नल जेम्स टोड ने क्या रखा, तो दोस्तों इन्होंने रखा था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया यदि अपन माने तो आपके केंद्रीय और पश्चिमी राजपूतों की जो रियासतें थी उनके बारे में इन्होंने इनको नाम दिया था इस पुस्तक का। अब देखो दोस्तों सेंट्रल मतलब होता है मध्य और वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी, यानी कि जो आपके मध्य प्रदेश की कुछ रियासतें थी जैसे आपके ग्वालियर हो गई, इंदौर हो गई, मंदसौर हो गई, ये रियासतें भी दोस्तों राजपूत शासकों के अधिकार में थी। मालवा हो गई, और इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो भी आपके राजपूतों के अधीन था। इसलिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का नाम रखा था। फिर बाद में देखो दोस्तों इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1829 ईस्वी में इनके एक मित्र थे विलियम कुरुक द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। परंतु दोस्तों ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी, जैसा कि इसका नाम ही एनल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। और इस पुस्तक का दोस्तों हिंदी अनुवाद वो आपके किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। ठीक है दोस्तों, फिर देखो दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक आती है इनकी मृत्यु के बाद में, वो थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा।
अब देखो दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो आपके 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। इनकी पत्नी जूलिया क्लर्टबर्ग के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। अब देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें इनके अलावा, इनके अतिरिक्त राजस्थान के में या राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान शब्द के प्रमाण या लिखित प्रमाण आपके मुणोत नैणसीरी ख्यात, जिसकी रचना स्वयं मुणोत नैणसी ने की है। ये आपके जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, परंतु दोस्तों इन्होंने संपूर्ण राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग न करके केवल अपनी रियासतों के लिए इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने दोस्तों संपूर्ण राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अपनी रियासतों के लिए किया है। मुणोत नैणसी के अलावा दोस्तों आपके राजरूपक ग्रंथ भी है, इसमें भी राजस्थान के लिए या संपूर्ण राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग न होकर अपनी रियासत के लिए किया गया है। और राजरूपक ग्रंथ की रचना दोस्तों वीरबाण के द्वारा की गई थी। चलो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948, जिसे अपन मत्स्य संघ कहते हैं, उसमें आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा जैसे ठिकाने ने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था। उसमें भी आपके प्रथम चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को इसमें आपके राजस्थान के लिए या भौगोलिक क्षेत्र के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। अब दोस्तों यदि अपन बात करें वैधानिक या विधिवत रूप से राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना दोस्तों, विधिवत या वैधानिक रूप से, विधि का मतलब होता है दोस्तों कानूनी, यानी कि कानूनी रूप से आपके राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? तो दोस्तों वो आपके मिली थी 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस दिन अपना भारत का संविधान लागू हुआ था और संविधान में दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जा चुका था। हाँ, ये बात अलग है कि एकीकरण के 7वें चरण में कुछ क्षेत्र राजस्थान के मध्य प्रदेश में गए और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र राजस्थान में आए, और राजस्थान के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्र गुजरात में गए या मुंबई प्रांत में गए, और मुंबई प्रांत के कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी आए थे। परंतु दोस्तों इसका आपके नामकरण से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्षेत्रों का बंटवारा था। जबकि राजस्थान के लिए वास्तविक रूप में या कानूनी रूप से भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द को जो मान्यता मिली थी वो आपके 26 जनवरी 1950 को मिली थी। क्योंकि दोस्तों आपके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द लिखा जा चुका था। तो ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, कानूनी मान्यता या वैधानिक मान्यता कब मिली है? तो वो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। और ये दोस्तों ध्यान रखना, आपके राजस्थान में एकीकरण का कौन सा चरण था? तो दोस्तों ये एकीकरण का 6ठा चरण माना जाता है। कौन सा? राजस्थान। और इसको दोस्तों राजस्थान संघ, 6ठा चरण नाम था इसका, राजस्थान संघ नाम इसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को आया था। देखो दोस्तों, ये वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की बात हो रही है। जो अब हम लोग राजस्थान का भौगोलिक नक्शा देखते हैं वो स्वरूप में कब आया? तो वो आया था अपने 1 नवंबर 1956 को। क्यों? क्योंकि आपके जो केंद्रीय प्रांत था, जिसे अपन कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया, और आपके जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में गए और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान में। उसी प्रकार आबू व देलवाड़ा को, जो तहसीलें थी मुंबई प्रांत की, उनको भी राजस्थान में शामिल करके जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप आया राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का, वो 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको राजस्थान के नामकरण से संबंधित जो आपकी परेशानियाँ थी वो आपके
दूर जरूर हो गई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने इनको आपको सरल से सरल तरीके में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए कक्षा प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगामी आने वाली कक्षाओं की जानकारी आपको मिल सके और कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।